Now we come on to the seventh 5 year plan. 6 तक हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे देश में विकास हुआ, किस प्रकार से गतिविधियां हुई। जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारी 7वां प्लान है, 7th 5 year प्लान है, 1985 से लेकर 1990 तक। इन 5 सालों ने हमारे देश में ऐसे परिवर्तन देखे जिससे हमारी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हुई। और अगर हम इस योजना की शुरुआत की बात करें, काफी अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि इस समय हमारे प्रधानमंत्री बन चुके थे राजीव गांधी। युवा प्रधानमंत्री, 40 साल की एज, और ये माना जाता है कि वो तेजी से विकास की तरफ आगे लेके जाना चाहते थे। उनका लक्ष्य था कि भारत को तेजी से एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था से एक अच्छी अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जाया जाए और भारत का जो विकास है बहुत तेज गति से हो। इसीलिए यहां पर जो टारगेट रखे गए, जो लक्ष्य रखे गए, एक बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए, जिसमें सबसे पहला लक्ष्य रखा गया डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विकास। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनका कहना था कि जब तक हमारा देश विज्ञान और तकनीक में आगे नहीं जाएगा तब तक विकास प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। हमें विज्ञान को आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी जो है हमारे देश में जो है विज्ञान जो है उसके अंतर्गत जो है वो काम करेगा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई, जिसका आज हम भरपूर फायदा उठाते हैं, भरपूर प्रयोग लाते हैं, कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण। याद रखिएगा, भारत में राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति का जनक माना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया, दैट इज राजीव गांधी। आज हम कंप्यूटर में, विज्ञान में, तकनीक में जो कुछ भी परिवर्तन देख रहे हैं उसकी शुरुआत सब राजीव गांधी के काल में ही हुई। और इसके अलावा उन्होंने लेकर आए एक और चीज के बारे में बोला, डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार क्रांति राजीव गांधी के समय में आई। जो आज के समय में अपने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी हम विस्तार, जो भी हम विकास देख रहे हैं वो सब राजीव गांधी के काल में हो, क्योंकि उसको लाने वाले थे राजीव गांधी। एक्चुअली आपने शायद एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सैम पेट्रोडा। राजीव गांधी सैम पेट्रोडा को अमेरिका से भारत लेकर आए, जो भारत में टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन को लेकर आने वाले थे। यहां पर विकास जो था वापस तेजी से शुरू हुआ। यहां पर हमने एक और चीज की बात करी, दैट इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। हम इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लेकर आए। दल बदल कानून इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। योजना सब कुछ ठीक चल रही थी, विकास सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहां पर सरकार के एक मंत्री ने एक ऐसा रहस्योद्घाटन किया जिससे सरकार पूरी तरह से हिल गई। 1987 सरकार में वित्त मंत्री भी रहे और रक्षा मंत्री भी रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि यहां पर आया बोफोर्स स्कैम। उनका कहना था कि जो बोफोर्स तोपें खरीदी गई हैं, बोफोर्स गन्स खरीदी गई हैं, उसमें स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपने एक अलग दल बनाया, जनता दल, जिसमें उनकी मदद करी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और देवीलाल। इन सब लोगों ने उनकी मदद करी और साथ में उनको सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये माना जाता है यहां से भारत में छोटे छोटे दलों का आना प्रारंभ हुआ। अब जो राजनीति थी वो देश की राजनीति से हटकर राज्य की राजनीति बन गई।
छोटे छोटे दल जो थे वो बहुत सारे उभर के आ गए, जिन्होंने भारत की राजनीति को ये माना जाता है काफी नुकसान भी पहुंचाया। क्योंकि याद रखिएगा, जब छोटे छोटे दल उभर के आ जाते हैं और जब राजनीति देश से राज्य की राजनीति बन जाती है, तब देश के मुद्दे पीछे हट जाते हैं, राज्य के मुद्दे आगे आ जाते हैं। और यहां पर यही चीज हुई कि जो बोफोर्स स्कैम के बाद भारत की राजनीति जो थी वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। इसके बाद माना जाता है कि राजीव गांधी ने एक और गलती करी। यहां पर उन्होंने श्रीलंका में एक जातीय हिंसा चल रही थी एलटीटी के बीच, और वहां पे जो तमिल एलम के लोग थे उनके भी जो थी यहाँ पर समस्याएं थी, और जो श्रीलंका का आंतरिक मामला था उसको हस्तक्षेप किया और भारतीय सेना को वहां पर भेजा गया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को भेजा गया ताकि श्रीलंका में शांति करवाई जा सके। और यह माना जाता है जब भारतीय शांति सेना श्रीलंका में गई तो भारतीय शांति सेना के इतने जवान और इतने अफसर शहीद हुए जितने शायद माना जाता है युद्ध में भी नहीं होते, जिसने राजीव गांधी के खिलाफ जो था ये कार्य किया। बाद में भारतीय सेना को वापस बुला भी लिया गया, लेकिन तब तक ये माना जाता है कांग्रेस सरकार को तब तक बहुत ज्यादा क्षति हो चुकी थी। 1989 इलेक्शंस हुए और दिसंबर 1989 राजीव गांधी की हार हुई और नए प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे दिसंबर 1989 में हमारे नए प्रधानमंत्री बने और इन्होंने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया देवीलाल को, ताकि जो छोटे दल है उनकी संतुष्टि की जा सके, ये माना जाता है। अभी सरकार को बने हुए कुछ ही समय हुआ था। यह माना जाता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक ऐसा मुद्दा उठाया जो आज तक एक विवाद का विषय बना हुआ है। याद रखिएगा 1977 में एक आयोग का गठन किया गया था। नाम था उसका मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन किया गया था 1977 में और 1980 में यह माना जाता है उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंप दी थी, लेकिन इस रिपोर्ट को कभी डब्बे से निकाला ही नहीं गया, क्योंकि माना गया था कि यदि इस रिपोर्ट को लागू किया जाएगा तो देश में बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन यह माना जाता है कि 1990 में अपने राजनीतिक फायदों के लिए वीपी सिंह ने लागू कर दी मंडल कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेड बाय वीपी सिंह गवर्नमेंट। वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया। किससे संबंधित है ये? आरक्षण से। ओबीसी रिजर्वेशन, ये जो रिपोर्ट थी मंडल आयोग की रिपोर्ट, ये ओबीसी रिजर्वेशन से आयोजित। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 15% रिजर्वेशन एससी कैटेगरी, 7.5% रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी और 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी, यानी कि कुल मिलाकर 49.5% रिजर्वेशन। ये एक ऐसा विवाद का विषय ओबीसी रिजर्वेशन जो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। लगातार राज्यों के अंतर्गत इसके लिए मांगे उठती रहती है। विभिन्न जो जातियां हैं इसके अंतर्गत जो है काफी विरोध करती रहती है कि इनको इसमें शामिल किया जाए या किस प्रकार से शामिल किया जाए।
अभी इस सरकार को बने हुए कुछ ही समय हुआ था कि सरकार को समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। यहां पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर सरकार के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और नवंबर 1990 नए प्रधानमंत्री बन गए चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो थे ये हमारे नए प्रधानमंत्री बन गए और जब ये प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री समर्थन दे रही थी कांग्रेस सरकार, और जब ये प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने हमारे ऊपर एक ऐसा आदेश बताया, इन्होंने बताया कि हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं बहुत बुरी स्थितियों में है, हमारे पास खजाना जो है पूरा का पूरा खाली हो सका है, वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर ट्रेजरी। और जनवरी 1991 इंडिया kept reserve gold with इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमने अपना रिजर्व सोना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गिरवी रख दिया। हमने इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक के पास गिरवी रख दिया और इसके बदले में हमें वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, अन्य देशों ने जो थी हमारे को आर्थिक मदद दी, क्योंकि उस समय हम आर्थिक संकट में आ चुके थे। उस आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, जिस कारण से हमें अपना जो रिजर्व गोल्ड है अभी विश्व बैंक के पास, IMF के पास गिरवी रखना। अभी हम यहां से समझने का प्रयास ही कर रहे थे, कांग्रेस जो चंद्रशेखर सरकार को समर्थन दे रही थी उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और मार्च 1991 घोषित कर दिए गए मिड टर्म पोल, मध्यावधि चुनाव। एक तो हम वैसे ही आर्थिक संकट में, 1.5 साल के अंदर अंदर दोबारा से चुनाव, आप समझ सकते हैं हमारी स्थिति किस प्रकार की रही होगी। लेकिन चुनाव थे तो अब होने ही थे, कोई ऑप्शन नहीं था। इलेक्शन चल रहे थे तब यहां पर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने भारत की राजनीति में और अधिक उथल पुथल मचा दी। इलेक्शंस के दौरान 21 मई 1991 राजीव गांधी assassinated, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। अब अभी इलेक्शन चल ही रहे थे, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद जो एक फेस आया इलेक्शंस के, जितने भी फेस हुए उसमें कांग्रेस को यह माना जाता है सिंपैथी वोट्स मिले, सिंपैथी वेव का फायदा मिला और जून 1991 जब काउंटिंग हुई तब कांग्रेस मेजॉरिटी में आ गई और हमारे नए प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जो थे हमारे नए प्रधानमंत्री बने और जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर, अपना वित्त मंत्री बनाया, किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बना दिया। जैसे ही मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, इन्होंने एक घोषणा की। इन्होंने बोला कि हमारा देश इस समय बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हमारी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम अपने विकास के बारे में बहुत ज्यादा कुछ सोच सके। अगर हमें अपनी स्थितियों को सुधारना है तो हमें एक ऐसा नया तरीका निकालना पड़ेगा और हमें अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं उसको पूरी तरफ से बदलना पड़ेगा। और इन्होंने बोला कि हम लेकर आएंगे पहले अपनी नई आर्थिक नीति, जिसको हमने नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, नई आर्थिक नीति 1991। और उसके बाद जो है हम आगे की योजनाओं के ऊपर काम करेंगे।
याद रखिएगा 1985 से 1990 योजना समाप्त हो चुकी थी, लेकिन 1990 के बाद इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता थी कि 1990 से लेकर 1992 नो प्लान ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता के कारण कोई योजना ही नहीं बनी। नो प्लान ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तो उन्होंने बोला कि पहले हम बनाएंगे नई आर्थिक नीति, उसके बाद हम अपनी नई योजना बनाएंगे। याद रखिएगा जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो हमारी नई आर्थिक नीति से ही आधारित है। दैट इज द रीजन कि जब हम अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी हमारी नई आर्थिक नीति 1991। पहले हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, नई आर्थिक नीति 1991। याद रखिएगा ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान समय में 2 भागों में बांटी जाती है। एक है 1991 से पहले की अर्थव्यवस्था और एक है 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था। प्री 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पोस्ट 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी। क्योंकि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें इस प्रकार से परिवर्तन हुए कि हम ना केवल हमारी बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ही बदल गई। जो हमारी नई आर्थिक नीति आई उसको बेसिकली हम 3 भागों में बांटते हैं और इसको नाम भी देते हैं हम LPG पॉलिसी। इस पॉलिसी पता ही होगा, हम नाम देते हैं LPG पॉलिसी। L स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। एंड G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, हमारी जो बिजनेस की जो पॉलिसीज थी बहुत सख्त थी। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, चाहे वह भारत का हो चाहे वह विदेश का हो, तो उसको बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता था। इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ते थे, इतने बड़े बड़े लाइसेंसेस देने पड़ते थे, इतने चक्कर काटने पड़ते थे कि वो बिजनेस करने के बारे में सोचता ही नहीं था। सभी लोग केवल सरकारी नौकरियों के बारे में सोचते थे और बिजनेस भी करते थे तो छोटे मोटे बिजनेस कर लिए, कोई बड़े आर्थिक जो बिजनेस थे वो करते ही नहीं थे। इसीलिए पहला यहां पे काम किया गया जो उदारीकरण के अंतर्गत, दैट इज फर्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस को प्राप्त करने का सरलीकरण, यानी कि यदि आपको बिजनेस करने के लिए लाइसेंस चाहिए तो वो आपको सरलता से मिल जाएगा। आप बिजनेस कीजिए, करना चाहते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, बीच के चैलेंज को कम किया जाएगा और आपको जो है लाइसेंस दे दिया जाएगा। और दूसरा जो काम किया गया, जो समाप्त किया गया, रेड टेपिज्म को, लाल फीता शाही को समाप्त किया गया। लाल फीता शाही का मतलब होता है कि जो सरकारी लंबी चौड़ी कार्यविधि, यानी कि जो फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल पे घूमती रहती हैं, उसको सरलीकरण करना, उसको कम करना, ताकि लोगों को अपना कोई भी बिजनेस करने के लिए या किसी भी और कार्य के लिए एक सीट से दूसरी सीट पर ना ऐसे घूमना पड़े। दैट इज द लिबरलाइजेशन। इसके बाद आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण, मतलब सिंपल सी भाषा में बोले डिसइन्वेस्टमेंट।
विनिवेश, यानी कि सरकार ने बोला कि अब हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे, हम सरकारी सेक्टरों को कम करेंगे। अब सब कुछ सरकार नहीं लेगी अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, अब लोगों को, बिजनेसमैन को और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन सबको भी सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। देश के विकास में भागीदारी, जिसको आप बोलते हैं, एक मॉडल होता है PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उसके अंतर्गत जो है आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा आया ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भारत का बाजार विश्व के लिए खोल दिया गया, जिसको आप दो तरीकों से जानते हैं, एक होता है FDI और दूसरा होता है FII। ये जो चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसका अर्थ होता है कि जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर अपनी खुद की कंपनी खोले या किसी इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे, दैट इज FDI। जैसे सैमसंग, सुजुकी, होंडा, होंडाई, कैपजेमिनी, वॉलमार्ट, these all are the examples of FDI। जब FDI आती है किस देश में, बहुत फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है जब भी कोई विदेशी कंपनी आएगी भारत में, क्या करेगी, विदेशी मुद्रा भंडार लेके आएगी, जिससे भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ेगा। प्लस इसके साथ वो क्या करेगी, उसके साथ साथ वो एक काम और करेगी, यहाँ पे प्लांट लगा रही है वो अपना प्लांट है, तो क्या होगा, रोजगार के अवसर जनरेट हो जाएंगे, विकास प्रक्रिया को अपने आप मदद मिलने लगेगी। FII, ये मैं इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, आपको जब मैंने पढ़ा था कैपिटल मार्केट, जब विदेशी कंपनियां किसी भारत की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, दैट इज FII। इन तरीकों से भारत में FDI और FII आता है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ जाता है। और भी इसके बहुत बड़े फायदे हैं। अगर हम रिसेंटली एक स्टेटमेंट की बात करें, अभी आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, जैक मा। जैक मा जो चाइनीज कंपनी अलीबाबा के चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया, एक बहुत ही परफेक्ट स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ना केवल भारत, चाइना, बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों के ऊपर लागू होता है। उन्होंने बोला कि आज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण इस प्रकार से बढ़ चुका है, एक देश दूसरे देश के ऊपर इस प्रकार से आर्थिक रूप से निर्भर हो चुका है कि यदि एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करना भी चाहे तो भी युद्ध नहीं कर सकता। अब युद्ध का खतरा ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमारा व्यापार दूसरे देश के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि हम युद्ध के बारे में सोच ही नहीं सकते। हम एक दूसरे के साथ इस प्रकार से आर्थिक रूप में जुड़े हुए हैं। बेशक हो सकता है हमारे राजनीतिक संबंध खराब हो, लेकिन राजनीतिक संबंधों का आर्थिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। अब आर्थिक संबंध अलग हो चुके हैं, राजनीतिक संबंध अलग हो चुके हैं। दैट इज ग्लोबलाइजेशन, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार भी आते हैं, विदेशी तकनीक आती है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। ये सब चीजें हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा बने। इसी के अंतर्गत ही हमने अपने नियमों को बहुत अधिक सरल बना दिया ताकि बिजनेस करने में आजादी हो सके। हमने यहीं पर ही चल पहले से ही रहे थे, लेकिन उनको और अधिक विस्तृत किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, विशेष आर्थिक क्षेत्रों को हमने बढ़ावा दिया। करीब 1964-1965 में SEZs बनाए गए थे, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, लेकिन अब उसको और अधिक विस्तार देने की बात की गई ताकि विदेशी कंपनियां, विदेशी जो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं या भारतीय कंपनियां जो व्यापार करना चाहती हैं, वो सब इसके अंतर्गत जो है कार्य कर सके। सो दैट वाज आवर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसने पूरे विश्व को एक प्रकार से आपस में जोड़ दिया, सरकारों को प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ दिया, सरकारी सेक्टर को सरलीकरण किया, जिससे न केवल हमारी बल्कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सुधर। जब ये हमारी आर्थिक
नीति जो बनी, जब ये लागू हुई, तब उसके बाद वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने शुरू की बनानी अपनी नई और 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के। 8th 5-year प्लान 1992 से 1997, 1992 से 1997, ये हमारे वो 5 साल है जिन्होंने हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया। और हमने इस प्रकार से विकास किया कि सन 2000 तक आते आते हमने जो अपना सोना जो हमने विश्व बैंक के पास गिरवी रखा था, उसको भी हम वापस निकाल कर ला सके। दैट इज आवर 8th 5-year प्लान। इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना बनाई, अपना सबसे पहला जो लक्ष्य रखा, टारगेट रखा, वो रखा इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष के अंतर को सुधारना। भुगतान शेष का मतलब होता है हमारे आयात निर्यात का अंतर, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी, हमारा आयात बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, निर्यात बहुत ज्यादा कम था, हमने बहुत बड़ी पेमेंट जो थी वो देनी थी और आनी कम थी। इसी को सुधारना जो है वो पहला लक्ष्य रखा गया कि हमें जो है आर्थिक स्थितियों के अंतर का जो सुधारने के लिए जो है वो काम करना चाहिए। दूसरा रखा गया इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर बढ़ाना। रोजगार के अवसर बढ़ाना इस योजना का दूसरा सबसे मुख्य उद्देश्य रखा गया। और याद रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी वो योजना है जिसमें रोजगार के अवसर में सबसे अधिक तेजी आई, क्योंकि उसका एक कारण था, क्योंकि यहां पर हम लेकर आए थे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनियां हमारी यहां पर आकर काम कर रही थी, तेजी से बढ़ रहे थे। जब एफडीआई आएगी तो क्या होगा, रोजगार के अवसर अपने आप ही जनरेट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमने एक योजना चलाई 1993 में, 1993 में हमने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। एक ऐसी योजना जिसने भारत में विकास प्रक्रिया को बहुत तेजी से दिया, क्योंकि यहां पर मिलता था ₹1 लाख लोन टू यूथ, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। बैंकों के द्वारा 1 लाख तक का युवाओं को लोन, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के युवक हो चाहे वो शहरी क्षेत्र के युवक हो, ताकि वो अपना कुछ रोजगार कर सके। इन दो योजनाओं ने, एक एफडीआई ने और एक PMRY ने, भारत में रोजगार के अवसर तेजी से विकसित किए। इस समय चूंकि हम आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, इसलिए हमने क्या किया था, अपने सर्विस सेक्टर को बहुत तेजी से विकसित किया था। और जब हमारा सर्विस सेक्टर तेजी से विकसित हुआ तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इस सर्विस सेक्टर को और अधिक भुनाया जाए, यहां से इनकम जनरेट की जाए। दैट इज द रीजन 1995 में हम लेकर आए सर्विस टैक्स, सेवा कर, क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से विकसित हुआ था, जिस कारण से सर्विस टैक्स के थ्रू हमने इनकम जनरेट करने के बारे में इसी पंचवर्षीय योजना में 1995 में हम लेकर आए थे पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या, ताकि इनकम टैक्स भरने में हमको सुविधाएं हो सके। अधिक से अधिक लोग इस न केवल इस दायरे में आए बल्कि रिटर्न भी फाइल करें, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी समस्याएं होती थी इनकम टैक्स फाइल करने में। उन समस्याओं को धीरे धीरे कम किया गया, खत्म किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में 1992 में हमने शुरुआत करी NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं।
एनएसई की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसी पंचवर्षीय योजना में जो था विकास प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती गई और अधिक जो था इसके अंतर्गत जो है विकास होता रहा। इसी पंचवर्षीय योजना में जो था सिडबी को और अधिक विकसित किया गया। 1990 में खोला गया था, इसको और अधिक विकसित किया गया, जिससे जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, उसको और अधिक विकसित किया जा सके। ये भारत की एक सफलतम योजनाओं में से एक गिनी जाती है। इसमें हमने जो ग्रोथ रेट, विकास दर का जो टारगेट रखा था 5.6%, लेकिन हमने अचीव किया 6.8%। पहली बार योजना के अंत तक आते आते हमारी जो विकास गति थी वो 6% से ऊपर पहुंच गई। ये थी हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम आते हैं 9th 5-year प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। ये जो योजना थी, यहां पर हमने जो था हमने यहां पर टारगेट चेंज किया और हमने यहां पर टारगेट रखा इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर में सुधार। हमने इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा कि हमें पहले अपने जीवन स्तर को सुधारना है, जिसको आप सिंपल सी भाषा में बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में सुधार लेकर आना इस योजना का मुख्य उद्देश्य बनाया गया। इस योजना में जो था हमने जो है सोशल जस्टिस की फिर से बात करी, सामाजिक विकास को और अधिक पर देने की बात करी, ताकि स्थितियां जो है वो और ज्यादा सुधरे। यहां पर हमने HDI पता ही होगा आपको, ये 3 जगह निर्भर करता है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत आयु प्रत्याशा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर, और तीसरी पर ध्यान करता है ग्रोथ रेट, विकास दर, या PPP, यानी कि प्रति व्यक्ति उस व्यक्ति को खर्च करने के लिए कितना पैसा जो है उसके अंतर्गत मिल रहा है। ये एक अच्छी योजना के रूप में चली और इसमें जो था हमने जो टारगेट रखा था 7.5% का, लेकिन हम अचीव कर पाए केवल 6.4%। इसके बाद आती है हमारी 10th प्लान 2002 से 2007, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो बोले योजना तो हम 5 साल की ही बनाएंगे, लेकिन हम टारगेट रखेंगे अगले 10 सालों का, कि हमें अगले 10 सालों में किस प्रकार से क्या क्या चीजें अचीव करनी है। वो चीज जो है हम इसके अंतर्गत लेकर आएंगे। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट अक्षर रखा गया, रिडक्शन इन स्कूल ड्रॉप आउट, बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना। यानी कि जो बच्चे प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे या सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, अधूरी छोड़ देते हैं किसी भी कारणों से, उन सबको कम करना। याद रखिएगा, अभी भी हमारी जो स्थिति है इसमें बहुत ज्यादा खराब है। हमारे देश में अभी भी लगभग 30% जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी कि एक प्रकार से पढ़ाई छोड़ने का मतलब मानते हैं हम हाई स्कूल 10वीं से पहले ही अपनी पढ़ाई जो है बीच में ही छोड़ देते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 40% और शहरी क्षेत्र में लगभग 30% बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। दूसरा लक्ष्य रखा गया, रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु
मृत्यु दर में कमी लाना। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इस योजना का दूसरा मुख्य उद्देश्य रखा गया। यह हमने काफी हद तक अचीव कर लिया है। हमारे यहां पर जो अब शिशु मृत्यु दर है उसमें काफी कमी आई है, क्योंकि याद होगा एक्चुअली हमने एक योजना चलाई थी, इंद्रधनुष योजना, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, टीकाकरण योजना थी, जहां पर गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों को इंजेक्शन देने की जो प्रक्रिया थी हमने शुरू करी थी। और बाद में हमने चलाया इंटेंसिव इंद्रधनुष योजना, विकसित एवं विस्तृत इंद्रधनुष योजना, जहां पर उन क्षेत्रों तक भी इंद्रधनुष योजना को पहुंचाना जो अभी तक उस योजना से अछूते रहे हो। ये जो स्थिति थी इससे हम काफी बाहर आए। अभी भी हमारे यहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी काफी हाई है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत हद तक सुधार हुआ है। याद रखिएगा, विश्व का वो देश जहां पर सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है, या एक वर्ड बोला जाता है जहां पर पैदा होना सबसे अधिक खतरनाक है, विच इज अनसेफ टू बॉर्न, वो जो कंट्री है, नंबर 1 कंट्री इज पाकिस्तान। पाकिस्तान वो देश है जहां पर शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक मानी जाती है, खासकर पैदा होने के समय। और वो देश जहां पर पैदा होना सबसे अधिक सुरक्षित है, यानी कि जहां पर शिशु मृत्यु दर लगभग ना के बराबर है, दैट इज जापान। जापान का जो शिशु मृत्यु दर है वो है 0.0001, यानी कि करीब 10,000 में से केवल एक बच्चा है जिसकी मृत्यु होती है। दैट इज इसके अंतर्गत जो है लाया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में हमने चलाया, 2002 में हम लेकर आए, एक एक्ट पास किया, दैट इज बच्चों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसी पंचवर्षीय योजना में आया शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा, यानी कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। यदि कोई उनके इस अधिकार में रोक लगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाहियां जो है वो की जा सकती है। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। इसी पंचवर्षीय योजना में एक और चीज भी आई, दैट इज कॉल्ड मिड डे मील। 2002 में ही आया मिड डे मील, मध्यावधि भोजन की सुविधा। किस लिए है ये? याद रखिएगा, इसका शिक्षा से कोई लेना नहीं है। बच्चों को पौष्टिक आहार। अब बच्चों को पौष्टिक आहार कैसे दिया जाए? घर घर जाकर तो दिया नहीं जा सकता। इसका सबसे आसान तरीका किया कि इसको हमने स्कूलों के साथ जोड़ी। 2 फायदे हुए, एक तो बच्चों को पौष्टिक आहार मिला, प्लस शिक्षा का जो विकास है वो अपने आप हो गया, ताकि क्योंकि बच्चे जो है वो भोजन के कारण ही, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, वो स्कूल में आते हैं। दैट इज द इस योजना के अंतर्गत। इसी योजना में हम लेकर आए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। गांव गांव तक सड़कों का विस्तार करना इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। याद रखिएगा, एक ये जो योजना है इसका मुख्य लक्ष्य है गांव की सड़क को शहर से जोड़ना, शहर को हाईवे से जोड़ना, ताकि जो माल का जो आदान प्रदान है वो जल्दी हो सके और सुगमता से हो सके। ये इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सब चीजें जो थी वो लाई गई। इसके बाद आई हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11th प्लान, 2007 से 2012। और इसमें पहली बार हमने बात करी पर्यावरण सुधार की, एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट। पर्यावरण सुधार की जो बात थी वो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई। यह पहली और एकमात्र योजना जिसमें हमने पर्यावरण के ऊपर भी कार्य किया। ये जो योजना थी एक बहुत ही सफलतम योजना के अंतर्गत थी, और इसमें हमने एक और विशेष रूप से जोड़ा सस्टेनेबल ग्रोथ, सतत विकास।
हम जो है अपने विकास को लगातार बनाए रखें और जो रीयूजेबल थिंग्स है उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और अपने विकास की प्रक्रिया को भी हम क्या करें, लगातार बनाए रखें। इस योजना के अंतर्गत हम इस चीज करेंगे। इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर्थिक क्षेत्र के एक मास्टर पर्सन, और उन्होंने यहां पर एक और चीज जोड़ी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, यानी कि सभी लोगों को वित्त के साथ जोड़ना इस योजना के अंतर्गत आया। इस योजना में हमने काफी तेजी से विकास किया, काफी तेजी से काम किया, लेकिन यहां पर एक समस्या आई। 2008 में आया यूएसए इकोनॉमिक क्राइसिस, अमेरिका में आर्थिक संकट, साथ साथ आया रिसेशन, नौकरियों में कमी, छटनी होने। याद रखिएगा, जब अमेरिका में कभी आर्थिक संकट आता है तो उसका असर विश्व की सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। भारत पर भी इसका असर पड़ा, नेचुरली बात है, क्योंकि हम इससे कुछ अछूते तो है नहीं। लेकिन यहां पर हमने जो था इस स्थिति को किसी प्रकार से आगे संभाला और काफी हद तक जो थे हम अमेरिका के संकट को पूरी तरह से अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, यहां से हम बाहर निकल पाए। इसी पंचवर्षीय योजना में 2009 में, एक्चुअली पहले 2006 में लागू किया गया था नरेगा, 2006 में हमने उसको परिवर्तित करके बना दिया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हमने यहां पर 2009 में लागू किया। रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को लाया गया था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन बाद में इसको विस्तृत रूप से लागू किया गया किसके अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत। जब हम योजनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे तब हम इसके ऊपर और इसके ऊपर पूरा डिटेल में जो है हम डिस्कस, जब सभी योजनाएं हम पढ़ेंगे बाद में जाके, जब योजनाएं पढ़ेंगे तो नरेगा, मनरेगा, जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके ऊपर जो है विस्तृत चर्चा जो है तब हम करेंगे। इसी पंचवर्षीय योजना में 2010 में हम लेकर आए एक और चीज जो आज बहुत ही विस्तृत रूप से काम कर रही है, दैट इज आधार कार्ड। हम इसी पंचवर्षीय योजना में लेके गए। यहां पर एक्चुअली हम एक एजेंसी बनाई गई थी UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमने एक ये एजेंसी बनाई थी UIDAI जो लेकर आई आधार कार्ड, और 2010 में एक्चुअली संस्था बनाई, UIDAI बनाई गई थी कब, 2009 में बनाई गई थी, और 2010 में पहला आधार कार्ड जो था वो मनमोहन सिंह ने जो थे वो महाराष्ट्र में एक महिला को जो है देकर जो है इसकी शुरुआत करी थी। तो ये एक सफलता योजनाओं में से एक। हमने यहाँ पर अपना जो विकास का टारगेट रखा था वो रखा था 9%, लेकिन हम जो अचीव कर पाए, जो हम प्राप्त कर पाए वो केवल 8%, यानी कि मनमोहन सिंह के काल में हमारा जो GDP ग्रोथ रेट था वो 8% तक पहुंच चुका था। इसके बाद आती है हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। और यहां पर इस योजना का जो हमने टारगेट रखा वो हमने रखा 9% ग्रोथ रेट का, और हमने जो अचीव किया, प्राप्त किया, केवल 7.1%। और यहां पर जो मेन लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सतत एवं समावेशी
विकास, सतत एवं समावेशी विकास, यानी कि हम जो विकास है उसको सतत भी रखें और समावेशी भी रखें, यानी कि सभी लोगों को उस विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाए, सभी को जो है इंक्लूसिव करके चले, सभी का समावेश लेकर चले। इसी पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत सी चीजों को जोड़ा, जिसमें हमने सबसे पहले जोड़ा 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 हमने यहां पर जोड़ा स्वच्छ भारत अभियान। भारत के जो साफ सफाई की समस्याएं हैं उसको सुधारने के लिए रखिएगा। हमने ये लक्ष्य 2019 इसलिए रखा है, ये आपको पता ही होगा कि 2 अक्टूबर 2019 हम मना रहे हैं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, क्योंकि महात्मा गांधी 150 साल के हो जाएंगे 1869 से लेकर 2019। इसी पंचवर्षीय योजना में हमने जोड़ा 2022 डबल ऑफ फार्मर्स इनकम, किसानों की आय को दुगना करना। 2022 हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए मकान, इसी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। 2022 हमने इसलिए रखा है क्योंकि 2022 में हम मना रहे हैं अपनी आजादी के 75 साल, 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इसलिए जो है हमने किसानों की आय को दुगना करना और सभी के लिए मकानों का जो लक्ष्य है वो इसी के अंतर्गत रखा है। इसके अलावा हमने रखा 2018 तक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलेजेस, सभी गांवों का विद्युतीकरण, सभी गांवों में ये टारगेट हमने अचीव कर लिया है, लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्योंकि हमारा जो आखिरी गांव जो था वो था लहसांग गांव, मेघालय का लहसांग विलेज जो था वो हमारा आखिरी गांव था जहां पर बिजली पहुंची। याद रखिएगा, इसका ये नहीं है घर घर बिजली, हर घर बिजली का हमारा लक्ष्य रखा है 2019 का आखिर में रखा है हर घर बिजली, लेकिन ये जो लक्ष्य था सभी गांव में बिजली का मतलब होता है यदि किसी गांव में 10% स्थानों तक भी बिजली पहुंच जाती है तो उसको हम इसके अंतर्गत लेते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे प्लान, 12 के 12 योजनाएं, किस प्रकार से हमारे देश में योजनाएं बनी, किस प्रकार से योजनाओं की शुरुआत हुई, ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।